हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर आपको कॉमर्स नेट और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस हर एक सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास से लेके एमकॉम तक की बुक्स का सिलेबस आपका नेट कॉमर्स में और एचटेट पीजीटी कॉमर्स की अगर आप तैयारी करते हैं उसमें आता है। तो आज हम स्टार्ट करें अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 हमारा है अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ये सारे टॉपिक्स जो हमारे 11th क्लास के चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटिंग में हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं, अकाउंटिंग के मीनिंग पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं नीड क्यों पड़ी है हमें, नीड ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई भी बिजनेसमैन है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हमारा एक साल के बाद, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो चाहता है कि भी उसे पता हो उसके बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस है, या क्या उसने टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगाई, आज तक की कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, या कितने पैसे उसने लोगों से उधार ले रखे हैं, क्या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने पैसे उसने लोगों को दे रखे हैं उधार पे, मतलब जो हमारे डेटर्स होते हैं वो कितने हैं, या क्या हमारी एसेट्स हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। वो इन सारी ट्रांजेक्शन्स का क्या जानना चाहता है? डाटा, उसे डाटा चाहिए। लेकिन अब जब आपको बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह निकालना है या जो भी करना है, तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनके बेसिस पे आप बता पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भी एक बिजनेसमैन के लिए उन सारी ट्रांजेक्शन्स को जो एक साल में हुई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को याद रखना ईजी है? नहीं। एक साल की ट्रांजैक्शंस को कोई भी ह्यूमन हुआ वो याद नहीं रख सकता। हमारी इतनी मेमोरी नहीं है कि भी हम डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को याद रख सकें। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि भी हम डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को, एक ह्यूमन नेचर है कि वो याद नहीं रख सकता, तो इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी कि हम डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर लें, एक जगह लिख लें, ताकि हम उन्हें ना भूलें और एट द एंड जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो तो हमें ये पता हो कि भी सारी जितनी भी हमने बिजनेस में एक्टिविटीज़ की हैं, ट्रांजैक्शंस की हैं, उनका क्या रिजल्ट आया है, क्या हमारा प्रॉफिट है, क्या हमारा लॉस है, कितने पैसे हमने लोगों से उधार ले रखे हैं, कितने लोगों ने हमसे उधार ले रखे हैं, या क्या हमारी टोटल एसेट्स हैं, आज बिजनेस के पास क्या क्या है, कितना फर्नीचर है, कितने अमाउंट की मशीनरी है, क्या हमारी सेल है, क्या परचेजेस है, हर एक चीज़ का डाटा उसे एट द एंड जो भी चाहिए, अगर वो हमने डे टू डे रिकॉर्ड कर रखी है, ट्रांजैक्शंस को लिख रखा है, कहीं रिकॉर्ड करके रख रखा है, तो हम उसे दे सकते हैं। तो डे टू डे की ट्रांजैक्शंस का एक तो सिस्टमेटिक हो गया, क्योंकि अभी हमने बात किया कि भी हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि भी 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई, 2 को हुई, 3 अप्रैल को हुई, 4 अप्रैल को हुई। तो जब आप ट्रांजैक्शंस को लिखने बैठेंगे तो आप पहले 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन को लिख रहे हैं, फिर आप 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शन को लिख रहे हैं। आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करते हुए हम डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, मींस एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा। सेकंड, सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी? कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा। अब जब आप ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे कि भी अमाउंट एंटर कर दिया, 1 लाख 2 लाख ट्रांजैक्शन का जो भी अमाउंट है, हम उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट के साथ साथ ये भी लिखेंगे कि भी ये अमाउंट किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेजेस हुई 1 लाख की, तो आप उसके आगे लिखेंगे परचेज अकाउंट, कहाँ से परचेज करी है उस बंदे का नाम। अगर आपने कैश बेसिस पे करी है तो परचेज अकाउंट के सामने हम लिखेंगे कैश टू कैश, कि हमने कैश बेसिस पे करी है। अगर आपने सेल्स करी है तो सेल्स के आगे उसकी एंट्री करेंगे। अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंस। तो आपको अकाउंटिंग की वजह से एक सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट। सिस्टमेटिक क्यों? क्योंकि डे टू डे वाइज होगा, डेट टू डेट होगा। और कंप्लीट क्यों मिलेगा? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के आगे उसकी ये भी लिख रखा होगा कि भी वो अमाउंट किस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। क्लियर? फर्स्ट हमें क्या मिलता है? डे टू डे सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, इसलिए हमें इसकी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। सेकंड, कोई भी बिजनेसमैन है, एट द एंड वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है कि भी आज उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या क्या उसका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो भी हमें कहां से पता चलेगा? रिकॉर्ड से। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन एंड PNL, प्रॉफिट एंड
लॉस। दो चीज़ें हमें पता चली। अगर हम तीसरी चीज़ की भी बात करते हैं, एक और चीज़ की अगर हम बात करें, थर्ड आपको हर एक बिजनेसमैन को टैक्स पे करना होता है। क्लियर, लॉ है गवर्नमेंट के कि भी बहुत सारे लॉज के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी होती है। जैसे हमारा इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कि कोई भी टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, तो उनके बेसिस पे अभी तो वैल्यू एडिड टैक्स क्या हो गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि उसकी जगह पे क्या आ गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमें क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करवानी होती है। जब हमें स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करवानी है तो अगर हमारे पास सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड है तो हम उनके बेसिस पे स्टेटमेंट्स को बना के जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि भी हमें गवर्नमेंट को देनी है स्टेटमेंट्स, वो हम दे सकते हैं। तो थर्ड क्या हो गया, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर वेरियस acts such as income tax, GST, income tax, extra. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडर वेरियस एक्ट सच एज जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी हमें फर्निश मतलब हमारी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट को देनी है वो देने में भी हमारा कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग। तो मेरे ख्याल से आपको नीड ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया कि भाई हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, वो सारी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डे टू डे सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि क्योंकि हम सारी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकते। दूसरा, जब हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी ट्रांजैक्शंस, अगर साल के एंड में बिजनेसमैन को या क्रेडिटर्स को, बहुत सारी वेरियस पार्टीज़ हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में या पीएनएल जानने में, तो उनको अगर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी हम तभी दे सकते हैं जब हमने अकाउंटिंग करके पूरा एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख रखा है। अकाउंटिंग की हेल्प से जब आप गवर्नमेंट को अंडर वेरियस एक्ट, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स एक्ट है, उनके अंडर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट को स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करवानी होती है, वो भी आप किसके हेल्प से तैयार कर सकते हैं, जब आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करी है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में ही हम जो इसकी नेचर है, करेक्टरिस्टिक है, या आप कह सकते हैं प्रोसेस है, वो भी इसी में कवर हो जाता है। अगर हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हम एक डेफिनेशन लेके चलेंगे, एक ही डेफिनेशन में पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, एक आर्ट है, आर्ट होती है कोई भी टेक्निक। आर्ट क्या है, टेक्निक, मतलब एक अकाउंटिंग ऐसी टेक्निक है, टेक्निक ऑफ, पहली हम बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग, दूसरी अगर हम बात करें तो क्लासीफाइंग, अगर तीसरी हम बात करें तो समराइज, फोर्थ अगर हम बात करें तो इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, अगर हम बात करें फिफ्थ की तो कम्युनिकेट। ठीक है। अब ये कह रहा है, अगर हम अकाउंटिंग का मीनिंग करें, अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब एक टेक्निक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि भाई आप डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने क्या किया, रिकॉर्ड के बाद हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग का मतलब है सेम नेचर ट्रांजैक्शंस, वन प्लेस। क्लासीफाई का मतलब है एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह रख देंगे। पहले हम इनको क्लियर डिटेल में ही कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम ओरिजिनल बुक्स बनाएंगे। ओरिजिनल बुक्स को हम बोल सकते हैं जर्नल। एक बुक आपने लगाई आपके बिजनेस में जिसका नाम है जर्नल, जिसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री बोला जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले एंट्री होगी। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी डील हो रही है बिजनेस में, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसको आप सबसे पहले ओरिजिनल बुक्स में लिखेंगे, मींस आप जर्नल में लिखेंगे।
अगर आपका छोटा बिजनेस है तो एक ही जर्नल आप तैयार कर लीजिए, लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है जिसमें डेली की मतलब पता नहीं हजारों ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, इतनी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, तो उसके लिए आप जर्नल के बजाय जर्नल को हम सब डिवाइड कर लेते हैं। सब डिवाइड का मतलब है कुछ बुक्स एक्स्ट्रा बना लेते हैं। जैसे सब डिवाइड जब हम करेंगे तो एक कैश बुक लगा लेते हैं। कैश बुक में जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन है कैश से रिलेटेड, जिसमें जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है, जैसे आपने परचेज करी कैश पे, आपने सेल करी कैश बेसिस पे, आपने कोई एक्सपेंस कैश में पे किया, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया या बैंक से कैश निकलवाया, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश इन्वॉल्व है उसे आप लिख दोगे कैश बुक में। सेकेंड, परचेज बुक लगा लेते हैं। अब परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में जितनी भी हमारी परचेजेस हुए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ क्रेडिट से परचेजेस को लेंगे, क्योंकि जो कैश पे हमने परचेज करी है उसमें तो कैश इन्वॉल्व हो गया, तो हमने किस में लिखा है उसको? कैश बुक में। अब जो हमारी क्रेडिट परचेज रहेगी, जो हमने उधार पे परचेज करी है, वो हम डाल देंगे परचेज बुक में। ऐसे ही हम एक लगा लेंगे सेल बुक। अब सेल बुक में हम क्या करेंगे? जैसे ही हमने कैश पे सेल्स करी थी तो उसमें कैश इन्वॉल्व हो गया ट्रांजैक्शन में, तो हमने लिखा था कैश बुक में। अब जितनी भी सेल्स हमने उधार पे करी हैं वो हम किस में डाल देंगे? सेल्स बुक में। ऐसे ही एक हम लगा लेंगे BR बुक। BR में मतलब है बिल्स रिसीवेबल। जितने भी हमने लोगों से पैसे लेने हैं, उन्होंने हमें रिसीवेबल्स दे रखे हैं, बिल्स काट के दे रखे हैं, बिल्स BR दे रखे हैं, तो जितने भी BR हैं टोटल उनको हम डाल देंगे BR बुक में। ऐसे ही एक हम लगा लेते हैं BP बुक, बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक में हम जितने भी हमने पैसे लोगों को देने और उनके लिए हमने बिल्स पेबल अगर उनको दे रखे हैं तो हम उसके लिए उन्हें डालेंगे बिल्स पेबल बुक में। इसके बाद अगर हमारी कोई और ट्रांजैक्शन रह जाती है जो इन बुक्स में नहीं आई, उसके लिए हम एक लगा देंगे जर्नल प्रॉपर। उसका नाम हम दे देंगे जर्नल प्रॉपर। क्लियर? अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आप इन सारी बुक्स को, जो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स हैं, ओरिजिनल बुक्स जहां सबसे पहले एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है डेट वाइज रिकॉर्ड हो रही है, उसे हम बोलेंगे ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो सिर्फ एक ही से काम चल जाएगा, जिसका नाम हमने जर्नल रख रखा है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो जर्नल को हम सब डिवाइड कर देंगे और बुक्स का नाम दे देंगे, जैसे हमने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जो इनके अलावा ट्रांजैक्शंस रह जाती हैं जो इन किसी भी बुक में नहीं आई उसे हम डाल देंगे जर्नल प्रॉपर में। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। तो अकाउंटिंग में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने सबसे पहले क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग से आपका काम चल जाएगा? रिकॉर्ड करने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप अपने बिजनेस की टोटल सेल्स बता दो, तो आप क्या करोगे? अगर सिर्फ छोटा बिजनेस है तो सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ है? हमारी जर्नल में। उन जर्नल्स में से अब एक साल के बाद जब आपको टोटल सेल्स निकालनी है तो कितना डिफिकल्ट है। डेली का आप एक एक पेज निकाल के देखोगे, कहाँ है सेल्स? यहाँ सेल्स मिल गई। उसके बाद हम 3 दिन बाद जा रहे हैं, वहाँ सेल्स मिल गई। ऐसे करके आप उन सारों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद आप टोटल करके दूसरे बंदे को बता सकते हैं इतनी हमारी टोटल सेल्स है। और अगर बड़ा बिजनेस है तो हमें कैश बुक से भी सेल्स उठानी पड़ेंगी, हमें सेल्स बुक से भी सेल्स उठानी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें क्रेडिट वाली सेल्स हैं, इसमें कैश वाली सेल्स हैं। क्लियर? अब यहां से उठाने के बाद फिर हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे और उसको बताएंगे। तो ये क्या है? इसमें डाटा, इससे कोई भी मीनिंगफुल या यूजफुल हम चीज नहीं निकाल सकते, या डाटा ऐसा नहीं है जिससे हम कोई भी डिसीजन या कुछ भी हम बता पाएं या किसी के लिए यूजफुल हो। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? एक जैसी नेचर की, सेम नेचर ट्रांजेक्शन, जो एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह लिख देंगे। उसका मतलब होता है क्लासीफाई। मतलब हम ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने का मतलब है कि एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह डाल देंगे। अब हम इसके लिए क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? अभी हमने रिकॉर्डिंग कर ली ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में सबसे पहले। अब हम आ जाते हैं क्लासिफाई के लिए, हम अकाउंट खोलेंगे लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में क्या करेंगे? अब एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखना है, तो हम सबसे पहले जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनसे परचेज अकाउंट खोल लेते हैं। परचेज अकाउंट में अब हम क्या करेंगे? सारी जितनी भी परचेज से रिलेटेड है, कैश वाली परचेजेस, क्रेडिट वाली परचेजेस, सारी जितनी भी हमारी ओरिजिनल बुक्स में एंट्री हैं, जितने भी, उनको उठा के परचेज वालियों को एक जगह रख देंगे परचेज अकाउंट में। ऐसे ही हम क्या करते हैं? एक सेल्स अकाउंट बना लेते हैं।
सेल्स अकाउंट में अब हम क्या करेंगे, जितनी भी सेल्स है हमारी टोटल वो लिख देंगे। ऐसे ही अगर हमने रेंट पे किया है, हर महीने हम रेंट पे कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके अलग अलग अकाउंट खोल देंगे ताकि अलग अलग एक्सपेंसेस का हमें अलग से पता चल जाए कि भी सैलरी कितनी है टोटल लोगों को जो हमने दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, या हम कहें रेंट कितना पे किया है हमने। अगर उधार वाले हैं, मान लो राम से हमने पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है, वो हमसे उधार पे माल लेके गया था, तो राम का अकाउंट अलग खोल देंगे ताकि एट द एंड हमें पता चल जाए कि भाई टोटल माल राम को हमने उधार पे कितना दिया है, कितने उससे हमने पैसे लेने हैं। तो ऐसे करके हम एक जैसी ट्रांजैक्शन हो। अब हमने क्या किया, परचेज अकाउंट खोला, उसमें जो सारी परचेज की सेम नेचर की ट्रांजैक्शन, मतलब परचेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पे रख दिया। ऐसे ही सेल्स अकाउंट खोला, सेल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, क्योंकि वो सेल्स की ट्रांजैक्शन है, एक जैसी ट्रांजैक्शन है सारी, उनको उठा के इसमें रख दिया सेल्स अकाउंट में। इतना क्लियर है। अब हमने अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करने का मतलब एक बुक लगाई उसमें सारी रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद अब उनमें से छांट के उन ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर दिया ताकि उनसे यूजफुल डाटा, कुछ यूज का डाटा निकाल सकें, एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह। अब ये भी कर दिया, क्या इससे भी आप यूजफुल डाटा निकाल सकते हो? क्या आप अभी भी बिजनेस का ये बता पाए हो? क्योंकि अकाउंटिंग में हमने बताया था कि भी एट द एंड बिजनेसमैन को फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है। बुक्स अगर उसने अकाउंटिंग कर रखी है, उसने अगर रिकॉर्ड कर रखा है सारा डाटा अकाउंटिंग की हेल्प से, तो अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है कि भी आपने रिकॉर्ड कर दिया और दैट्स इट। रिकॉर्ड करने के बाद उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उसको सारी चीजें, मतलब पूरा एक प्रोसीजर है, ये टेक्निक कह सकते हैं हम। तो इसीलिए हमने कहा था कि भी अकाउंटिंग का जब हम मीनिंग करेंगे तो उसमें आपका प्रोसेस भी आ जाएगा, अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है स्टेप वाइज, अकाउंटिंग का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, समराइज। अब आप जब समराइज करेंगे, क्योंकि इनसे तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला, आपने यहाँ टोटल कर दिया, यहाँ टोटल कर दिया, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं। अब हम समराइज करने के लिए, यूजफुल डाटा बनाने के लिए इनकी समरी तैयार करेंगे। समरी में हम क्या करेंगे, जितने भी ये लेजर अकाउंट सभी हमने बनाए उनका सबका नाम लिख लेंगे, जैसे सेल्स अकाउंट और इसका लास्ट का टोटल, परचेज अकाउंट इसका टोटल, और उसके बाद हम रेंट अकाउंट लिख लेते हैं उसका टोटल, राम हमारा कोई डेटर है उसका टोटल, फर्नीचर का अकाउंट हर किसी का। अब इनके आगे हम क्या कर देते हैं, टोटल। जब हम सारे अकाउंट्स को, जितने भी हमारे लेजर्स में अकाउंट है और उनका टोटलिंग लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, कि हम यहाँ से एक बार बैलेंस को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ट्रायल। इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, क्या पता कोई एंट्री छूट गई हो, क्या पता एक एंट्री की जैसे दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो क्या पता एक ही एंट्री रिकॉर्ड हुई हो। तो इसे हम इसलिए बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि लास्ट में हमारी बैलेंस शीट क्या करनी चाहिए, मैच। बैलेंस शीट अभी हम पढ़ेंगे, बैलेंस शीट क्या होती है, क्यों मैच करनी चाहिए, सारी चीज़ें, लेकिन अभी आपके लिए है कि भी ट्रायल बैलेंस हमने तैयार कर लिया। अब इसके बेसिस पे हम इनकी क्या करेंगे, समरी तैयार। समरी तैयार करने का मतलब है आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, आप सारा जो भी डाटा है उसको समरी बना देंगे, उसकी इकट्ठा कर देंगे हम। समरी बनाने के लिए हमारा मतलब है कि भी हम ट्रायल बैलेंस हमने तैयार कर लिया, बैलेंसेज यहाँ से आ जाएंगे। अब इस ट्रायल बेसिस की बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें अब क्या करनी है, समरी करनी है, समराइज करना है सारी चीज़ों को। फाइनल अकाउंट्स में हमारे 3 अकाउंट्स आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। फिर हम बनाएंगे P&L अकाउंट, इससे हमें क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। उसके बाद जो हम थर्ड तैयार करेंगे वो हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब हमें समरी तैयार करनी है, उसके लिए हम 3 अकाउंट्स बना देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, बैलेंस शीट जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या लेते हैं, एसेट्स कितने हैं बिजनेस के पास, उसने कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, 3 चीजें हम लेके चलेंगे। क्लियर है। अब ये तैयार करने के बाद अब आपने क्या कर दिया, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर दिया। अब हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद इंटरप्रेट भी करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब है इन्हें इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो भी, इनसे मीनिंगफुल डाटा निकाल के कि भी ये सिंपल लैंग्वेजेस में हम लिख देंगे, ये हमारा प्रॉफिट है, इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं। क्लियर। ये करने के बाद इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, जो भी यहाँ से रिजल्ट्स आए हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे। सिंपल लैंग्वेज में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट, जो वेरियस पार्टीज हैं जिनको इस डाटा की नीड है उनको ये डाटा हम प्रोवाइड करवा देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। अब जो वेरियस पार्टीज की अगर हम बात करें, अब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स चाहिए,
जीएसटी चाहिए, वो आपकी अर्निंग्स पे चाहिए। अर्निंग्स यहाँ से पता चली है तो गवर्नमेंट को भी ये डाटा चाहिए। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको पैसा उधार पे दे रखा है, उनको भी ये पता करना है कि भाई आप टाइमली उनका इंटरेस्ट और जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर पाएंगे या नहीं, तो उन्हें भी ये डाटा चाहिए कि भाई कैसी फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है बिजनेस की, क्या उसका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। अगर आपके इन्वेस्टर्स हैं जिसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनको भी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आपकी मैनेजमेंट को भी चाहिए क्योंकि उन्हें फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये डाटा कि भाई क्या प्रॉफिट हुआ, कहाँ बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, पिछले साल के कंपैरिजन में या कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस या बिजनेस की प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो हर एक बिजनेस, जितने भी वेरियस पार्टीज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको ये डाटा चाहिए, तो उनको हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट। शायद इतना हमारा क्लियर हो गया आज का। नीड हमने पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया। मीनिंग के बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अगर बात करें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब हमने कहा ये अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है, अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है। अगर आर्ट की बात करें तो मीन्स कोई टेक्निक है, किसी भी काम को करने की एक टेक्निक है। अकाउंटिंग वो तो हमने पढ़ लिया, एक टेक्निक है, क्योंकि इसमें एक पूरा प्रोसीजर है, रिकॉर्ड होगी, क्लासीफाई होगी, समराइज होगी, इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे, एक पूरी टेक्निक है। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस क्या होता है, साइंस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट। किसी भी चीज को हम साइंस तब बोलते हैं जब उसकी कोई एक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक अच्छे तरीके से उसकी नॉलेज की एक बॉडी होनी चाहिए जहां वो लिखी हो, और वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, वो जो नॉलेज हमने बनाई है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, फैक्ट्स पे। तो इसके बेसिस पे भी हम अकाउंटिंग को बोल सकते हैं अकाउंटिंग क्या है, साइंस, क्योंकि अकाउंटिंग के खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, उनके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे एंट्रीज को, तो ये नहीं है कि आप किसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो, दूसरा बिजनेसमैन किसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। अकाउंटिंग के खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बेसिस पे ही आप एंट्री करोगे, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजैक्शंस। अब हम कह रहे हैं जब आप बुक्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में सिर्फ आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं। जो किस कैरेक्टर की हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन मैनेजर की और सेल्स मैनेजर की लड़ाई हो जाती है, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, क्या आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। आपके एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर देते हैं, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे आप? नहीं। अगर दूसरे कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छा कर रहे हैं तो क्या इस चीज़ को आप रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट? नहीं। तो हम इन चीज़ों को, हालांकि इन सारी ट्रांजैक्शंस का या इन सारी चीज़ों का हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन हम इन चीज़ों को बिजनेस की बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग में आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हो, सिर्फ जो पैसे की टर्म्स में हो या हमारे लिए यूजफुल हो। जैसे आपने परचेज करी तो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड है या कह सकते हैं इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी अगर बात करें तो रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल नेचर की तो होगी, जैसे मैं आपको कह देती हूं कि भाई आपने 100 टन सोया परचेज करा है। अब 100 टन परचेज किया है सोया, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है, ये तो हमें पता चल गया। क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव मतलब हम किसी की क्वालिटी नहीं बता रहे कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ गंदे हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक चल रही है, कुछ भी ऐसी कोई क्वालिटी हम नहीं डिस्क्राइब कर रहे। फाइनेंशियल नेचर की कैरेक्टरिस्टिक तो है कि भी हमने 100 टन सोया परचेज करा, लेकिन क्या आप सिर्फ बुक्स में ये लिख दोगे 100 टन परचेज ऑफ सोया? इससे आपको क्या पता चल रहा है? नहीं।
तो हम फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस के साथ साथ उनको मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, अब ये 100 टन सोया जितने का भी है, मान लो ये 10 लाख का है, तो हम 10 लाख वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 100 टन सोया। हम ये नहीं लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 टन सोया परचेज्ड, हम लिखेंगे उसका अमाउंट। जब हम उसे मनी की टर्म्स में मेजर कर लेंगे कि उसमें मनी कितने इन्वॉल्व है, तो उसे हम बुक्स में तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी ट्रांजैक्शन एक तो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, दूसरा मनी की टर्म्स में मेजर करके ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली कि भी एक टेक्निक भी है, एक तरीका भी है कि भी किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। तो आर्ट भी हो गई हमारी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और साइंस भी है क्योंकि इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग को करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं 4th पे, क्लासीफाइंग। अब ये हमने कहा था कि भी जब हम मीनिंग कर रहे हैं, मीनिंग में ही हमारा नेचर या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो अभी हमने रिकॉर्ड करने की बात कर ली कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी और रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। 2 चीजें हम कर चुके हैं, और पहला ही हमने कहा था रिकॉर्डिंग इज एन आर्ट। आर्ट वाला जो हमने पॉइंट है वो फर्स्ट में कर लिया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अभी तक हमने रिकॉर्डिंग वाला कवर कर लिया। उसके बाद अब हम करेंगे क्लासीफाई। क्लासीफाइंग हम कर ही चुके हैं। क्या होता है? एक जैसे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखना, मतलब लेजर्स बनाने, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख देंगे। उसके बाद 5th समराइजिंग। समराइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भी जो भी डाटा है, अब हमने उनको क्लासीफाई, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख दिया, लेकिन उससे भी हमें यूजफुल डाटा नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? समरी तैयार करेंगे, इस डाटा को समराइज करेंगे ताकि ये यूजफुल डाटा बन सके। उसमें हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बना देंगे, मतलब समरी तैयार कर देंगे जिसमें हमारा P&L आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा और बैलेंस शीट आ जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं 6th इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। फिर हम क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। रिजल्ट्स को इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, मतलब इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे कि भी जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जिनको भी ये डाटा चाहिए, उनको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। 7th कम्युनिकेट। फिर हम डाटा को क्या कर देंगे? इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट, जिसको भी वो डाटा चाहिए, मैनेजर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, गवर्नमेंट हो, क्रेडिटर्स हों, बैंक्स हों, कोई भी हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जिसे भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड डाटा चाहिए, उसको हम क्या कर देंगे? ये डाटा कम्युनिकेट कर देंगे। आई थिंक आपको इतना क्लियर है। मीनिंग हो गया। उसके पहले हमने पढ़ी थी नीड ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने करा नेचर ऑफ अकाउंटिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, आपको क्या फीचर्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इन्हें। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। 3rd टॉपिक पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे। मेरे ख्याल से मीनिंग और नेचर करने के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स इजीली बता सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। अभी हमने बात करी थी नीड में कि भी हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाता है। तो वही अकाउंटिंग करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव या एम या हमारा मेन पर्पस क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। इससे हमें डे टू डे और डेट वाइज एक कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है। सेकेंड, हमने बात करी थी कि भी ह्यूमन है, उससे वो इतनी ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकता, वो भूले ही भूलेगा। उन ट्रांजेक्शन्स में एरर्स और फ्रॉड से बचने के लिए, उनके लिए भी हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग को करने के पीछे? टू रिड्यूस एरर्स एंड फ्रॉड्स। जब आपने एक कंप्लीट रिकॉर्ड रख रखा है तो फ्रॉड भी कम होंगे, उसके बाद एरर्स भी कम होंगे, क्योंकि आप डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चांसेस कम है कि भी आप कुछ भूलेंगे, कोई भी गलती आपसे होगी। तीसरा, और क्या पर्पस होते हैं अकाउंटिंग के पीछे हमारे? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन।
फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाती है बिजनेस की कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, 1 साल के बाद सारी ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट क्या है। फोर्थ, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चल जाता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया इस साल या लॉस अर्न किया। फिफ्थ, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके पास रिकॉर्ड है बुक्स में, आपने लिखा है, मान लो एक्सपेंसेस परचेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, परचेज अकाउंट को अगर हम परचेज डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो जब हमारे पास सबका डाटा है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा तो हम अकाउंट्स को चेक करके, रिकॉर्ड को चेक करके हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 6th पॉइंट की बात करें, टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है, बिजनेस को मैनेज करना होता है, उसके लिए उसको डाटा चाहिए। अब उसे प्लान करना है, जैसे आपकी मैनेजमेंट है, उसे ये प्लान करना है कि भी परचेज ज़्यादा करनी चाहिए क्या, तो वो किसके बेसिस पे ये मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए या परचेज ज़्यादा करनी चाहिए, किसके बेसिस पे मतलब डिसीजन लेगा कि भी करनी चाहिए या नहीं, जब उसके पास प्रीवियस डाटा होगा सेल्स का। अगर उसके पास सेल्स का डाटा है, उसे सेल्स को देख के लगता है कि भी हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो उसे पता चलेगा कि भी जब सेल्स इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रोडक्शन इंक्रीज कर देनी चाहिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए परचेज भी इंक्रीज करनी चाहिए। मतलब प्लान, कुछ भी अगर हमें बिजनेस से रिलेटेड प्लान करना है कि भी कितने हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या कोई भी प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए बिजनेस की मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेना होता है, उसमें कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड करवाता है, यूजफुल डाटा होता है, उसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट क्या करती है, डिसीजन ले पाती है। उसके बाद अगर हम 7th पॉइंट की बात करें, ट्रस्टीशिप, कंपनी एक फॉर्म होती है जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे मैनेजर्स, मतलब जो हमारे उनके डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करते हैं, पूरे कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो जो कंपनी है और जो मतलब शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, वो और जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसका है, ट्रस्ट का। जब आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप है तो जब आप रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेंगे तभी आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और इन्वेस्टर्स को अगर कुछ भी चेक करना है तो वो आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं पूछेंगे कि भी क्या बिजनेस चल रहा है, क्योंकि हर एक बंदा आके, इतने शेयर होल्डर्स होते हैं, लाखों में उनकी मतलब हम कह सकते हैं लाखों में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो लाखों इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स आके मैनेजमेंट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं पूछेंगे कि भी क्या चल रहा है। अगर उन्हें चेक करना है कि भी बिजनेस में या कंपनी में क्या चल रहा है, तो वो हमारी अकाउंटिंग के थ्रू ही हमारे रिकॉर्ड्स को, हमारी बुक्स को चेक करेंगे और उनसे डाटा ले सकते हैं। क्लियर। तो ट्रस्टीशिप का ये 7 पॉइंट्स थे हमारे ऑब्जेक्टिव के। आई थिंक आज के लिए इतना आपको क्लियर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिशा क्लासेस पर आपको नेट से रिलेटेड जितने भी, नेट कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हम यहाँ कॉमर्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।